चैप्टर नंबर 1 कक्षा 11 के इतिहास के विद्यार्थियों को अभी हमने 2 भागों में समय की शुरुआत से कुछ विषय बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अब हम तीसरे भागों में आते हैं। पहले भी हमने बता रखा है कि चूंकि तकनीकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको हम कई भागों में आपके सामने रख रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो सके। समय की शुरुआत से इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। कितना? 56 लाख वर्ष पूर्व, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले। आदि और अंत के संदर्भ में पहले बता रखा है। आदि का प्राय प्रारंभ से होता है, अंत का तो अंत आप जानते ही हैं। कभी कभी विद्यार्थियों के मन में आदि का प्राय अंत से हो जाता है, ऐसा नहीं है। आदि का प्राय प्रारंभ से। आदि और अंत एक दूसरे के विपरीत है। आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। यह महत्वपूर्ण चीज देखें, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा। क्या कहा? आधुनिक मानव कहा। जब जब आधुनिक मानव का शब्द का प्रयोग होगा, वह वर्तमान के इंसान से जोड़ करके आप चलेंगे। वो ऐसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, यहाँ देखें आप, स्पष्ट होता चले, कन्फ्यूजन न हो। इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं के चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलती है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोज की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार
तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के ड्रेसेलफोर्ड नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। देखिए आप, कहाँ? नियंडर घाटी, कहाँ के? जर्मनी के ड्रेसेलफोर्ड नगर के पास। क्या मिला? खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े, चूने की पत्थर की खान। ये चीज एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुटरॉट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बान विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों आगे चर्चा करते हैं, फिर देखें आप। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उनके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। अब हम उसकी चर्चा कर लें जो आप चित्र देख रहे थे, किस प्रकार से शोध कार्य किए जाते हैं। पूरा विज्ञानियों, पुरातत्वविद किस तरह शोध करते हैं, देखिए आप। एक चित्र यह है और एक यह है। चित्र तो एक है, इन चित्रों में जो विषय बिंदु है आप देखें और यहाँ पर भी आप देखें। देखें आप, उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग में किए गए हैं। इसको देखें आप। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौकट्ठा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। ये पुरातत्वविद और ये जाली, इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु को क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है जो अभी आपको हमने बताया, वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के काम में लाया गया। यहाँ देखें आप, इस चित्र को देख लें। जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर, चूना पत्थर से कैसे अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। किस तरह की छीनी और किस तरह की हथौड़ी और सावधानी से किस प्रकार से जीवाश्म को क्रियाकलाप, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियां कही गई हैं, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाती। ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए, उसकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए। आप उनके बीच क्या समानताएं और अंतर देखते हैं। ये देखें आप, सामान्यतः देखने से आप
पहचान गए तो खोपड़ी है किसी चीज की, फिर भी आप देखें नियंडरथल मानव की खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया गया और यह बताया गया खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है, जो भी आपसे ऊपर चर्चा हो रही थी। ये देखिए मानव के क्रमिक विकास की कहानी। यहाँ पर हम आपको कुछ खोपड़ियों को दिखाएंगे। देखिए आप इन 4 खोपड़ियों को देखिए, 1 क, ख, ग और घ। एक बार फिर से आप खोपड़ी देख लें, फिर इन खोपड़ियों की चर्चा करते हैं। क, ख, ग और घ। देखिए आप ये जो क खोपड़ी है एक वानर की है, वानर। और ये देखिए आप ख ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है। एक खोपड़ी ग होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। ये जान ले आप, होमो आदमी, स्त्री या पुरुष। जब होमो के साथ इरेक्टस लग जाए, होमो इरेक्टस अर्थात सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की बात की जा रही है। होमो इरेक्टस एक खोपड़ी है आपके, देखें यहाँ पर, ये सीधे होकर चलने की। इसके बाद देखिए आप ग हो गया, फिर घ आइए, होमो सेपिशियंस चिंतनशील प्राज्ञ मानव, जो अभी आप कालखंडों में जिसकी चर्चा हो रही थी, होमो सेपियंस नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस। देखिए आप ये है, ये रही। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाएंगे। इससे था सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलों, जबड़ों और दांतों को खोलों। ये रहा आपका ऐसा, और ये जबड़ा, और ये उनके दांत। खोल, जबड़ा, दांत, खोल, जबड़ा, दांत। ये खोल और जबड़ा, दांत। इसके समानता और असमानता दोनों का उल्लेख करेंगे। अब देखिए आप चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे। अनुत्तरित का अभिप्राय जिसका जवाब तक नहीं मिल पाया। नए नए प्राप्त तथ्यों सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े। कुछ घटनाक्रमों परिवर्तनों उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम में 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3,600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था।
उसके बाद लगभग 240 लाख पहले प्राइमेट श्रेणी स्तनपायी प्राणी प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे। चौपाए का मतलब चार पैर से चलना, यानी चारों पैरों के बल चलते, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से तो चर्चा करेंगे। दो प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीकी वानरों एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा था। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश से है, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए। उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। और इसके साथ हम आपको अभी तो आपको हमने खोपड़ी दिखाई है चार तरह की, क, ख, ग और घ। इन खोपड़ी का चित्र भी बनाएंगे विद्यार्थी और इन चित्रों को गंभीरता से देखेंगे कि इन चित्रों में अंतर क्या है। एक बार फिर से बता दें, वानर की खोपड़ी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी, होमो इरेक्टस है जो सीधे खड़ा होकर के चलता है व्यक्ति, और नीचे जो सबसे दिखाया गया है आपको होमो सेपियंस, जिसकी तुलना आधुनिक मानव से किया जा सकता है। आधुनिक मानव से, और एक खड़े होकर चलने का, और एक वानर और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये चार। फिर से हमने इसको दोहरा दिया। अब प्राइमेट के बारे में जान लें आप। अभी जो चर्चा हो रही थी, प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। प्राइमेट शब्द को समझें। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। ठीक है, पहली बात, प्राइमेट शरीर पर बाल होना और एक लंबे समय तक पेट में पलना। स्तनपायी जो दूध पिलाती हैं। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने की ग्रंथियां होती हैं। तीन बातें, प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते। चार, क्या क्या भाई? एक, उनके शरीर पे बाल का होना। दूसरा, लंबे समय तक गर्भ में रहना। तीसरा, माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। चौथा, उनके जो दांत है वह भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। ये चार लक्षण हैं किसके? प्राइमेट के। यह जानना अत्यंत आवश्यक है। अब आप देखें हाथ का क्रमिक विकास, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करें। इसके पहले कुछ चीज हैं उन पर हम आपके सामने बात रखते हैं जो शेष रह गई थी।
होमिनिड होमिनिडेट नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस प्रकार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो के अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अंतर देख लें आप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या अंतर के मस्तिष्क आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जबड़े भारी होते हैं, दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं, जो आपको अभी ऊपर चित्र खोपड़ी दिखाई गई थी। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातिनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द फिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी एफ वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी। आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। फिर भी अभी जो चीज़ें शेष रह गई थी उन पर हम आपसे बात कर लेते हैं। वो क्या था? हाथ का क्रमिक विकास। आप देख लें, 3 मुट्ठियां आपको दिख रही हैं। देखें आप पहले, क, ख और क। क के बारे में बताते हैं। आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। चिंपैंजी ने पकड़ा है अपने उंगली से, यहाँ पे देखिए आप, किसी भी वस्तु को उसने मजबूती के साथ पकड़ा है। आकृति होमिनिड की दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। होमिनिड देखें किस प्रकार से, यह हाथ और यह हाथ, किसने यहाँ पे किसी वस्तु को पकड़ा है। आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। ए, मुट्ठी के भीतर कोई चीज पकड़ी गई है मजबूती के साथ। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी भी ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। तुलना करिए आप इसकी। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का प्रयोग सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। किन किन कामों में करते समय सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। ये हाथ का क्रमिक विकास की एक चर्चा आपके बीच में की गई। फिर से आप देख लीजिए। चिंपैंजी, आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। होमिनिड की दुरुस्त सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। और ये देखिए मुट्ठी में कोई चीज
मजबूती से। आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। अब हम यहीं पर चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत तीसरे भाग को पूर्ण करते हैं और शेष जो चौथा भाग है फिर आगे वाले अंक में आपके सामने लेकर आएंगे।